ये सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इस शिक्षा नीति को लोग अच्छे से पढ़ें। इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम कुछ देर पहले इग्नू के वाइस चांसलर नागेश्वर राव सर का इंटरव्यू हम ले रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक चक्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार की जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, क्या भविष्य को देख के सरकार बदलाव चाहती है, युवाओं को क्या स्किल देना चाहती है, उस सब मुद्दों पे हम सर से बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और सर, आप बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक जो है बनारस से, आप मूलभूत वाराणसी के रहने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई भी यहाँ से हुई है। थोड़ा हमें सर अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मैं मूलभूत रूप से तो हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। पहले मेरी विश्वविद्यालय गोरखपुर हुआ करती थी, बाद में वो पूर्वांचल में चली गई। फिर मैंने काशी विद्यापीठ से भी पढ़ाई की। हरिश्चंद्र से क्या क्या उपाधि आपने ली सर? हरिश्चंद्र से मैंने कक्षा 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की उपाधि ली। मैंने पीजी क्या एमएससी या कॉम किया मैंने वहाँ से जी। और बाद में कालांतर में मैंने एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड से किया, तो वहाँ का भी अलुमनी ही हो गया हूँ मैं। 2019 में मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो कुल मिलाकर के बनारस से निकला, फिर गुजरात करीब 3 दस्तों तक गुजरात में रहा। फिर पिछले 1 साल से मैं छत्तीसगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कुलपति की तरह काम कर रहा हूँ। अच्छा, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में आप बतौर वाइस चांसलर काम कर रहे हैं। तो सर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात चल रही है, जो सरकार लाई, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने संबोधित किया, क्या इसमें सर नया है? कांग्रेस या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी शिक्षा नीति से तो युवा बेरोजगार हो जाएंगे। सर, आप उस पर हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इस शिक्षा नीति को लोग अच्छे से पढ़ें। इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही गई है। मतलब केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं है। एक बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है उसका प्रैक्टिकल भी करेगा, तो जब वो प्रैक्टिकल करेगा तो उसके पास स्किल आएगा, नॉलेज आएगा, एबिलिटी आएगी, और इन चीज़ों से उसको रोज़गार की कभी कमी नहीं रह सकती है। और इस शिक्षा नीति का बेसिक उद्देश्य ये है कि हमें जॉब सीकर्स नहीं करना है, जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करना है, जो जॉब बनाए, जो रोज़गार के अवसरों को उत्पन्न करे। तो कुल मिलाकर के ये शिक्षा नीति अपने आप में संपूर्ण समावेशी और एक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करने वाली शिक्षा नीति है। आप भी सर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से निकले हैं, यहीं से पढ़ लिख के आप इतने अच्छे पोस्ट पे, तो एक युवाओं में एक डर होता है कि हम पता नहीं अपना जॉब शुरू करेंगे तो सक्सेस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जो पूंजी लगाएंगे वो भी डूब जाएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर युवा इधर के ज़्यादा होते हैं, तो एक भय होता है, उतना पैसा होता नहीं। तो ऐसे में जब सरकार चाहती है तो उसके लिए कैसे ये रिस्क उठाएं युवा? क्या सरकार साथ खड़ी रहेगी या क्या इसके लिए योजनाएं हैं? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो इसके लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत सारी योजनाओं को अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया है। सरकार उन्हें बैंक लोन दिलाने के लिए तत्पर है। सरकार बहुत सारी योजनाओं में सब्सिडी भी देती है। आप अपने प्रपोजल्स लाइए। स्टार्टअप्स के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। इंक्यूबेशन के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अलग प्रकार का भय है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर युवा वास्तव में अपने विचारों से कन्विंस्ड है और अगर नवाचार करना चाहता है, नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए पूरा खुला मैदान है। जितना काम करना चाहे वो कर सकता है। सर, जैसे सर विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई होती थी, कॉलेजों में, तो पहले क्या था कि बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीएससी पढ़ रहे हैं। अब जो नई शिक्षा नीति में जो सिलेबस आया उसमें ये है कि बीएससी मैथ का स्टूडेंट सोशियोलॉजी भी पढ़ लेगा। सेकेंड ईयर में जाने के बाद अगर उसको पसंद नहीं है तो छोड़ भी सकता है। तो ऐसी शिक्षा नीति से क्या मतलब देख रही है सरकार? देखिए, ऐसा है कि आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा और आज जो आप काम कर रहे हैं, जब वो जो आपने पढ़ाई की थी वो आपको कितनी काम लग रही है, आप बताइएगा। आप देखेंगे कि आपने जो सीखा वो फील्ड में सीखा। ज़्यादातर जो चीज़ें आपको क्लास में नहीं सिखाई गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब आपको चीज़ें फील्ड में सीखना है
तो आपकी लर्निंग फील्ड में होनी चाहिए। तो ये शिक्षा नीति ये कहती है कि जो बच्चे का, आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक कॉम्बिनेशन बीएससी में ऑफर किया, बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो मैथ्स की जगह हो सकता है वो म्यूजिक पढ़ ले। बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से चीज़ों को पढ़ेगा, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। छूट देना चाहती है सरकार कि अगर जो एक सब्जेक्ट पसंद नहीं, कोई उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, आप उसकी जगह अपना पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यही तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, यही तो फ्लेक्सिबल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए एक नया नाम आया है बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन। और आपको मैं बता दूं, गुजरात में गांधीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, जो कई सालों से बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स के नाम से डिग्री चला रही है। लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, वो बहुत ही सफल डिग्री है, और बच्चों, एक भी बच्चा खाली नहीं बैठता है। सर, जो इस तरह की स्किल, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जो इस तरह की नीति आप लोगों ने बनाई है, इसके आने के बाद क्या आप मानते हैं कि जो रोजगार के लिए, जो सरकारी नौकरियों के लिए मारी मारा चल रही है, फाइट चल रही है, वो कम होगी? निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में आपको सुरक्षा है, एक स्तर तक विकास भी है, मगर जो आकाश की ऊंचाइयों को उड़ना चाहता है, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं। करशन भाई पटेल शायद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी छोड़ करके अहमदाबाद की सड़कों गलियों में लिक्विड साबुन बेचना शुरू किया, और वही लिक्विड साबुन बेचते बेचते आज इतनी बड़ी निरमा इंडस्ट्री बना ली उन्होंने। अगर वो सरकारी नौकरी में रहते तो क्या इतनी बड़ी निरमा इंडस्ट्री बन पाती? कभी नहीं। हम ये शिक्षा नीति यही प्रयास कर रही है कि आप इस देश में नवाचार करें, उद्योग स्थापित करें, व्यवसाय बनाएं, कोई आदमी बेरोजगार न रहे, सबके लिए काम हो, सबके पास व्यस्तता हो, सबके पास उद्योग हो, सबके पास खुशियां हो। ये इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो सर, जो विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं कि ये शिक्षा नीति तो बहुत शिक्षा को चौपट कर दिया, बहुत बिगाड़ दिया बीजेपी की सरकार ने, क्या मानते हैं ये चौपट करने वाली नीति? देखिए, मैं किसी भी प्रकार के राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बात की जाए कि ये बेकार नीति है, शिक्षक के रूप में मेरे हिसाब से इससे बढ़िया नीति नहीं हो सकती है। ये क्रांतिकारी दस्तावेज है, और पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा नीति की खूब तारीफ हो रही है, और यही शिक्षा नीति भारत को विश्वगुरु बनाएगा। आने वाले समय में भारतवर्ष $5 ट्रिलियन नहीं बल्कि $10 ट्रिलियन की इकॉनमी 2030 तक बनने जा रही है, ऐसा विद्वानों का, विशेषज्ञों का मानना है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल सर, जो कि मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले हैं। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई भी की है। इन्होंने हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बातें बताई कि वो किस तरह से आने वाले समय में इंडिया में युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने में मदद कर सकती है, और ये शिक्षा नीति खुद के उद्यम करने में कितनी कारगर साबित हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है सर के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।